आप, मैं बोलता हूँ कि अपने खेत में जो है ना, आप उस तरीके के भी पेड़ पौधे आपने हर किसी ने लगाने चाहिए कि जिनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो। फ्रूट तो है ही है, फ्रूट के साथ साथ में जैसे मान लिया कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ये लागे यहाँ पे कड़वा नीम बोलते हैं उसको, कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता लगाया है अभी एक डेढ़ महीने पहले। ये तेज पत्ता लगाया है, ये तेज पत्ता हो गया। घर पे जरूरत रहेगी तो अपने खेत का है और एसपीके का है, इससे बड़ी बात क्या। ये मिक्स मसाला है, नर्सरी से लेके आया था। मिक्स मसाला मतलब आपने सिर्फ सब्जी में नमक और मिर्च डालना है और बाकी 2 से 3 पत्ते लेके इसका कूट को डाल देना। आपको हर तरीके के मसाले के जो है ना इसमें रेसिपी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगी। 2 से 3 पत्ते, अभी ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद से तोड़ना स्टार्ट करूंगा। 2 से 3 पत्ते लिए और कूट के सब्जी में डाल दिए। आपको ना उसमें धनिया डालने की जरूरत है, ना अलग से कोई पाउडर डालने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मिक्स मसाला। ये ऐसे लगा के रखना चाहिए। ये जामुन है, एक अच्छी वैरायटी का है, मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। उसने बताया था कि इतने मोटे मोटे जामुन लगेंगे भाई साहब। मैं कहा भाई ठीक है भाई, लगाते हैं। ये एक छोटी सी नर्सरी तैयार कर रखी है अभी फिलहाल। इसमें मिर्च के और टमाटर की नर्सरी लगाई है और इसमें यहाँ पे पालक लगा दिया है। ये सारी जमीन है, ये देखना आप। इसकी मैंने मल्चिंग हटा के और इसको जो है ना मैंने खुदाई कर दिया है, पूरा खुदाई कर दिया। तो अब ये भी मिट्टी देखना कितनी नरम है, कितनी भुरभुरी है और कितनी रिच मिट्टी आपको नजर आ रही है। क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ पानी की मैनेजमेंट है। अपना पानी डालते रहेंगे और जीवामृत। और अब तो मुझे लगता नहीं इसमें घन जीवामृत भी डालने की जरूरत रहेगी क्योंकि मिट्टी इस लेवल की हो चुकी है। ये बीज के लिए सीता बोलते हैं। हाँ, सीता नहीं बोलते हैं, सीताफल। सीताफल। तो इसको रख रखा है बीज के लिए, पका रहा हूँ अभी। जब ये पक के तैयार हो जाएगा अपना बीज रखूंगा। और एक और खास बात, मैं कभी बीज बेचता नहीं, पैसे में नहीं बेचता, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ सभी किसान भाइयों को। जिसको जो जरूरत है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इस तरीके के सब्जियों के मान लिया जो भी बीज मेरे पास जो भी अवेलेबल होते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ये देखना, सबसे पहली बात तो जो है ना, आपको एसपीके में आपकी खेत की मिट्टी रिच मिलेगी। आप इसमें कितना भी गहराई तक जाइए, देखिए मेरी उंगली देखना कितनी अंदर तक जा रही है, इतनी अंदर तक उंगली जा रही है। इसमें कोई भी बीज लिया और लगा दिया। इतनी रिच मिट्टी आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीके में ही देखने को मिलेगी। जरूरत नहीं है, प्रकृति कहती नहीं आप ऊपर से कुछ और डालो। ये इलायची का पौधा लगा रखा है, ये इलायची का है। ये वो और आम का पेड़ लगा दिया यहाँ पे अच्छी, जब ये बड़ा हो जाएगा 8-10 साल बाद तो अच्छी खूबसूरत छाया हो जाएगी यहाँ पे। और मुझे छाया करने के लिए अलग से मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। 8 से 10 साल आगे की प्लानिंग आज करके चलनी पड़ती है। ये जामुन का लगा दिया यहाँ पे एक और। ये देखना, गुच्छों में ही अमरूद, हर पेड़ पे गुच्छों में अमरूद मिलेंगे आपको। ये बेरी का पेड़ है, अभी अक्टूबर में इसमें फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी और सर्दियों में इस पे बेर लगेंगे। कोई भी है, अगर बच्चे आएंगे तो उनको खाने को मिलेगा तो उनका फिर भी मन करेगा खेत में आने के लिए। ये भांग है, बहुतायत में हो जाती है नहरों के साथ साथ या और किसी रास्ते के साथ साथ। तो ये भांग है, जब भी यूज करना हो खेत में 10 पन्नी अर्क वगैरह बनाना है तो खेत में ही अवेलेबल है सारी चीजें। बाहर आपको जो है ना जाने की जरूरत ही नहीं है।
जंगल को जो है ना, नेचर को नेचर के हिसाब से ही रहने दें, जंगल को जंगल की तरह ही रहने दें, ज्यादा बेटर है। आप उसके साथ ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तभी गुरु जी के बताए सिद्धांतों के अनुसार अभी आने वाले 6-7 महीने बाद मैं अपने इस 2 एकड़ के प्लॉट में पंचसत्रीय मॉडल लगाऊंगा और उसको जंगल का ही रूप रखूंगा। ये नीम है, काफी सारे पौधे हैं अलग अलग, और जो भी मतलब जहरीले पौधे होते हैं वो सभी अपने 10 पर्णी अर्क बनाने में उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं। आगे आइएगा। अब ये जो है ये अश्वगंधा का पौधा है। अपने खेत में कहीं से बीज लागे और मैंने लाके इसको छिड़क दिया था, और ये पौधा जो है ना अब ये अश्वगंधा का पौधा है। इसमें इस टाइप से यहाँ पे ऐसे ये बीज आते हैं, और ये पकने के बाद ये बीज अपने आप, प्रकृति का नियम है, अपने आप प्रकृति इसको बिखेर लेगी और ये फिर से अपने और हो जाएंगे। अश्वगंधा का अगर एक पत्ता हम हर रोज नहीं तो 2-4 दिन में, 5-7-10 दिन में अगर सुबह खाली पेट खाएंगे तो पेट की कोई समस्या नहीं होगी, और खाने में ये बड़ा ही कड़वा होता है। आप एक बार टेस्ट करो। तो आपको ना चबाते रहो। आपको खेती अगर आप कर रहे हैं तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको जो है ना वनस्पति का भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए। आपको पता रहे कि खेत में हमारे क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब ये पत्ता है, जैसे ये अश्वगंधा पत्ता है, इसको बस थोड़ा रेत को, इसको मिट्टी को साफ कर लिया, और अगर इसको आप चबाओगे तो आपको ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे अश्व मतलब घोड़ा और गंधा मतलब उसका पेशाब, कि जैसे घोड़े का पेशाब है। लेकिन ये शरीर के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, आप इसको सर्च करेंगे। तो मेरा कहने का, सिर्फ दिखाने का मतलब इतना ही था कि आपको पता भी होना चाहिए कि ये किस चीज का पौधा है और ये किस चीज में इसका इस्तेमाल है और ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये इसलिए आपको दिखाया है। मेरा क्या ले रखा है, खेत में मेड़ पे खड़ा है, अपने आराम से खड़ा रहेगा। ये देखना कितना बड़ा हो जाता है और होता रहेगा, और उससे आपका जो है ना नेचर का एक बैलेंस बना रहेगा। तो ये मैंने एक किस्म से मतलब यहाँ पे इसके साथ साथ ये जो है ना छोड़ रखा है। और 10 पर्णी अर्क तैयार करने के लिए जैसे ये अरंडी है, ये अरंडी मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ रखी है। 4-5 पेड़ है मेरे यहाँ पे अरंडी के। वो अभी आपको पीछे दिखा है, ये धतूरा है। ये धतूरा, जितने भी जहरीले पौधे होते हैं वो अपने खेत में ही मैं उगा के रखता हूँ। ये धतूरा है, ये कनेर का पेड़ है। एक कनेर का पेड़ इधर है, एक कनेर का पेड़ पीछे की तरफ है। ये भी कनेर का पौधा है, और ये 10 पर्णी अर्क बनाने में इसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। और ये फूल जो है ये भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो भी जहरीली चीजें हैं वो नीलकंठ महादेव जी ने अपने लिए आरक्षित कर ली हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने वो तमाम जहरीली चीजें अपने लिए आरक्षित कर ली। सब कुछ अच्छा, सब कुछ था वो सारा बाकी सृष्टि के लिए दे दिया। तो ये जितनी भी जो जहरीली चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको धतूरा दिखाया था, कनेर दिखाया है, भांग दिखाई है, वो सारी चीजें भगवान शंकर की प्रिय हैं और वो भगवान शंकर को अर्पित भी हैं और वो हमारी खेती के लिए लाभदायक भी हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रकृति में कभी भी 2 पौधों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं गुरुजी से जो सीख पाया हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ उनका लिटरेचर, जो उनके वीडियो जो देखता हूँ, प्रकृति में कोई भी 2 पौधों के बीच में परस्पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सिर्फ 2 चीज के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, सूरज के प्रकाश के लिए और नमी के लिए। उसके अलावा उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो सूरज का प्रकाश इस पौधे को अपने हिसाब से मिल रहा है
इससे बड़ा जो कोई पौधा है उसको अपने हिसाब से मिल रहा है, इनके नीचे जो कोई और छोटे पौधे हैं उनको अपने हिसाब से मिल रहा है। सूरज का प्रकाश सबको बराबर मिल रहा है, तो इनमें कहाँ प्रतिस्पर्धा है। दूसरी बात नमी की, नमी अपने एनवायरमेंट में, वातावरण में ऑलरेडी इतनी नमी है कि वो वायुमंडल से लेके नमी और अपने आप जो है ना अपनी जड़ों को दे देते हैं। हमें ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है नहीं। हम ज्यादा मैनेज करते हैं, कोई ऊपर से खाद वगैरह डालते हैं और करते हैं, तब समस्या क्रिएट होती है। अदरवाइज कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, जीव जंतु जो है ना, जीव जंतु लगाओ या शाकाहारी, मतलब या शाकाहारी पेड़ पौधे लगाओ, वो स्वभाव से एक दूसरे के जो है ना सहजीवी होते हैं। यहाँ पे वही परिकल्पना है, ये सहजीवन है। एक पौधा दूसरे के लिए सहजीवन है। ये इसको किसी अलग चीज की जरूरत है, इस पौधे को किसी दूसरी चीज की जरूरत है, तो इनमें प्रतिस्पर्धा रही नहीं। ये अपना वो चीज जमीन से वो चीज का अधिग्रहण करता है, इसको जो चाहिए वो जमीन से वो अधिग्रहण करता है, तो इनको तो जरूरत है ही नहीं ना, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। दूसरी बात, जो मांसाहारी जो जीव हैं वो रहते हैं अलग से, सेपरेट यानी कि, और जो शाकाहारी हैं उसमें मानव भी है। मानव कभी से कॉलोनी बना के रहता है। कॉलोनी बना के क्यों रहता है? क्योंकि वो सहजीवन है। लेकिन आजकल की जो है ना प्रतिस्पर्धा और दौड़ धूप में वो मांसाहारियों को भी माफ कर चुका है। लेकिन जो कॉलोनी बना के रहते हैं, इट मीन्स कि वो सहजीवन है, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं किसान हूँ, आप सर नौकरी वगैरह पे हैं, तो मैं आपके लिए अनाज पैदा कर रहा हूँ। आप मेरे लिए, आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी चीज के और हैं, तो आप मेरे लिए वो चीज पैदा कर रहे हैं। पुराने जमाने में जो व्यवस्था थी, बढ़ई का काम था अलग, लुहार का अलग था, खत्ती जो होते हैं उनका अलग था, किसान का अलग था, तो वो सहजीवन ही तो था, एक दूसरे के पूरक थे। बड़ मतलब वट वृक्ष का पेड़ लगा दिया। मैंने ये अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले लगाया था, तो ये मैंने आज लगाया है, लेकिन क्या पता ये 100, 200, 300 साल तक मतलब ये रहेगा और प्रकृति और हमारे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देगा नेचुरल, और एनवायरनमेंट को साफ रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि हर एक आदमी को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ और स्पेशली वटवृक्ष और पीपल और नीम, वो 3 पौधे जो है ना जरूर अपने खेत में लगा देने चाहिए। ये वटवृक्ष लगा दिया। पूर्णतः प्रकृति अपने आप करती है, किसी को पालने पोसने की जरूरत है नहीं, अलग से ये करने की जरूरत है नहीं कि हमने इसमें कोई अलग से कोई खाद दिया है या अलग से कुछ करने की जरूरत है। अब जैसा कि गुरुजी बताते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे नहर है, जो कैनाल जिसको बोलते हैं। अब इसके नहर के दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, पूरा प्रकृति ने जो है ना इसको लबालब कर रखा है। हर आपको 1 इंच जगह खाली नहीं मिलेगी, सब कुछ मैनेजमेंट प्रकृति का है। प्रकृति ने अपने हिसाब से, अब देखिए गुरुजी जैसे बताते हैं कि पहले बड़े पेड़, अब ये देखना ऊपर, ये पहले बड़े पेड़ हैं, किक्कर होगी, जैसे ये किक्कर है, बबूल जिसको बोलते हैं, सफेदे हो गए साथ में। उसके नीचे फिर ये छोटी, इसको हम झुंड बोलते हैं यहाँ पे, मान लिया उसके नीचे अब ये छोटी होगी, उसके नीचे ये कांग्रेस घास या गाजर घास जिसको बोलते हैं वो होगी नेचुरली। उसके नीचे छोटी पत्तियां होगी, उसके साथ ये बेल वाली बेल अपने आप ऊपर चढ़ी जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को भी अपने दिमाग को ज्यादा खर्च करने की जरूरत है ही नहीं। प्रकृति अपने आप मैनेज करती है सब कुछ, वो अपने आप देखती है। 1 इंच भी जगह आपको जो है ना कहीं भी खाली नहीं मिलेगी, किसी भी
खेत की मेड़ की तरफ या नहर नालों की तरफ। आप ये देखिए कंप्लीट पूरा का पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे क्या किसी ने कोई मैनेज थोड़ी नहीं किया है, किसी ने खाद पानी थोड़ी नहीं दिया है, जैसा कि गुरुजी बताते हैं। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। नीचे घास फूस है, ऊपर पेड़ों की पत्तियां जो है ना, पत्तियां फूल बीज अपने आप गिरते हैं। वो नेचुरली जमीन को जो है ना पोषण भी करते हैं, उसकी मल्चिंग भी करते हैं, और सारा खाद जो है ना उनको इन्हीं से मिल जाता है। किसी भी पेड़ पौधे की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। बड़ा पौधा छोटे पौधे का जो है ना संरक्षक ही होता है और सहजीवन होता है। उसमें ये नहीं है कि बड़ा पौधा है, अब जैसे ये मान लिया ये बड़ा है इससे, तो इसने कहाँ इसको नुकसान किया, ये भी है साथ में ये भी है। इसके नीचे ये हैं छोटे, ये छोटे छोटे ये मिर्ची है, ये मिर्ची है, ये छोटे छोटे ये इसके नीचे पैदा हो गए। इसको जितना चाहिए प्रकृति से, प्रकृति इसको दे रही है इतना। ये नीचे घास है, ऑटोमेटिक मल्चिंग होगी। साड़ी पहन ली धरती माता ने, ऑटोमेटिक जो है ना इसका मल्चिंग है। जरूरत ही नहीं है किसी को इसमें कुछ करने की, देने की। और ये देखना मिट्टी देखना यहाँ की कितनी रिच होती है हमेशा। ये देखो मिट्टी देखो यहाँ की, इतनी रिच मिट्टी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने खेत में केमिकल और पेस्टिसाइड डाल डाल के जीवाणुओं को तो मार देते हैं। केचुओं की ही विष्ठा है ये केचुओं की विष्ठा है ये। केचुए अपने आप अपना काम करते रहते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे केमिकल नहीं डला होगा, जहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज नहीं रहेगा, वहाँ पे केमिकल ना होने की वजह से केचुए अपने आप को जीवित रख पाते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। ये मल्चिंग देखना है, ये लाइव मल्चिंग है, अपने आप प्रकृति ने कर रखी है। बिल्कुल आपको 1 इंच जगह जो है ना खाली नहीं मिलेगी कहीं पे भी। बड़े पौधे के नीचे छोटे पौधे सरवाइव कर रहे हैं, इनसे बड़े और हैं ये हैं, इनसे बड़े ऊपर और हैं। सब कुछ प्रकृति ने अपने हिसाब से कर रखा है। दिक्कत तो वहां आती है ना जब हम अपने हिसाब से चलाते हैं प्रकृति को। इसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग उसी की देन है। आज इतनी गर्मी है, आज कितना 10 तारीख होगी, 10 सितंबर को आज इतना टेम्परेचर है, इतनी गर्मी। ये वाला जो अभी प्लाट है, ये मैंने सब्जी के लिए इसकी प्रिपरेशन कर ली है। इस पे मैं सब्जी लगाऊंगा और ये मैंने बेड अपने बना के तैयार कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बेड मेकर मशीन नहीं है, तो मैंने इसको ट्रैक्टर से फाले से निकाल के और उसको कस्सियों से मैंने इसको बनाया है। कस्सियों से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। ये सारी मेहनत सुंदर की है, सुंदर की। और इस पे मैंने अभी मल्चिंग करके रख लिया है कुछ टाइम बीइंग के लिए अभी, क्योंकि मेरे पास अभी खेत में पराल इतनी ही अवेलेबल थी। अब जब मेरे धान कटेंगे खेत में मेरे पास काफी सफिशिएंट जो है ना पराल रहेगी, तो मैं उसको यहाँ पे स्टॉक करके भी रखूंगा आगे अपनी फसलों पे मल्चिंग के लिए। और इस पे भी मैं पूरे पे अच्छे से मैं इसकी मल्चिंग कर पाऊंगा। अभी मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने अभी इसकी इतनी मल्चिंग की है। और क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल टेम्परेचर ज्यादा ही अधिक है। इस टाइम पे इतना टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए थोड़ा है ना पौध वगैरह डिले है। सब्जी अभी इसीलिए नहीं लगा पाया हूँ। अभी 10 से 15 दिन बाद इन पे मैं सब्जी मॉडल लगाऊंगा। मतलब सब्जी लगानी है मैंने इन पे सब पे। गुरुजी के बताए सिद्धांतों अनुसार बीच में जैसे अपनी ये यहाँ पे जैसे मुख्य फसल जो भी है या मुख्य सब्जी कोई भी है वो आ जाएगी। साइडों में यहाँ पे पालक, धनिया, मेथी इस टाइप की पत्तेदार सब्जी आ जाएगी। वो मेरे लिए लाइव मल्चिंग का भी काम करेगी और सह फसल का भी काम करेगी। और इसी के साइड में जैसे अपनी गाजर, एक बेड पे जैसे गाजर लगा दी, एक बेड पे मूली लगा दी, एक बेड पे सलगम लगा दी। नीचे बैठने वाली कंद की जो फसलें हैं साइड में वो लगाऊंगा। ऊपर बीच के खाली हिस्से में पत्तेदार सब्जियां वो उसको कवर अप कर लेंगी और सह फसल का भी काम करेंगी। और बीच बीच में मुख्य फसल रहेगी। इस पे ये प्लानिंग है, तो अभी इस पे ये करूंगा। और जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग
लेके आया था और उसको मैंने जीवामृत डाल के और चला के और उसमें अच्छे से कस्सी से काट डाल के और इसको इकट्ठा करके रख रखा है। जब भी मुझे जरूरत होती है खेत में डालने के लिए घन जीवामृत की, तो मैं इसके ऊपर अपनी एक बैरल रखता हूँ 200 लीटर की, उसमें जीवामृत तैयार करता हूँ और जीवामृत इसमें चला के और कस्सी से उसको काट करके और 1 या 2 दिन बाद अपने खेत में जो है ना उसको मैं प्रयोग करता हूँ। और वैसे भी ये खाद देखना कितनी भुरी कितनी जो है ना अच्छी खाद तैयार बनके तैयार है।